अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने सीटेट का रिस्पांस पेपर जारी कर दिया है, जिसमें आपने कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ किया है ये दिखा रहा है, लेकिन कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है ये नहीं दिखा रहा, यानी कि उसकी जो आंसर की है वो नहीं आई है। इसी वीक के लास्ट तक इंशाल्लाह आंसर की आ जाएगी। तब तक मैं आपको आपने जो सवाल अटेम्प्ट किए हैं उनके मैं जवाब बता देता हूँ। इससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। याद रखिएगा, जितने सवाल आपके सही हो रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको उतने ही नंबर मार्कशीट पे छप के आए। क्योंकि इस बार सीटेट में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन पेपर मुश्किल रहा होगा तो आपके सवालात के बिना पे आपके जो नंबर हैं वो बढ़ सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर इजी रहा होगा तो आपके नंबर घट भी सकते हैं। तो चलिए, आज हम 22 दिसंबर को जो पेपर हुआ था सेकेंड मीटिंग में, उर्दू का जो दूसरा पेपर है उसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पेडागोजी के और साथ ही साथ हम जो पैसेज है उसके भी सवाल हल करेंगे। ठीक है, मैं पैसेज पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, बहुत आसान सा पैसेज आया है। मैं सीधे सवाल आपको पढ़ता हूँ और उसके जवाब बताता चला जा रहा हूँ। चूँकि आप जानते हैं कि जो सीटेट आया था पेपर उर्दू का, उसका फ़ॉन्ट बहुत ही धुंधला था। इसी वजह से हमारी ये स्लाइड भी धुंधली है। आपको क्या करना है, मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ से जाके अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना है। चलिए शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि हमारी सेहत के लिए ताज़ा हवा और साफ़ पानी के साथ और क्या निहायत ज़रूरी है, तो अच्छी ग़िज़ा और सफाई भी हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, ताज़ा हवा और साफ़ पानी के साथ साथ। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि किस चीज़ के बगैर एक पल भी ज़िंदा रहना मुश्किल है, तो हवा के बगैर एक पल भी ज़िंदा रहना मुश्किल है। यही बात ऊपर आपकी पैसेज में कही गई है। आगे बढ़ें अगले सवाल पे, और इसमें ये कहा जा रहा है कि नाक और मुंह के साथ किसको साफ सुथरा रखना निहायत ज़रूरी है, तो आँख और मुंह के साथ जिल्द को भी साफ सुथरा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल कि खुदा की अता की हुई नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है, तो पानी सबसे बड़ी नेमत है। अगला सवाल ये कि पानी खुराक को क्या करने में अच्छी तरह मदद करता है, तो पानी खुराक को हजम करने में अच्छी तरह से मदद करता है। तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल कि कौन सा पानी जरासीम से पाक होता है, तो जो उबाला हुआ पानी होता है ना, उसमें जरासीम्स नहीं होती हैं। अगला सवाल ये कि कौन सा पानी नमकीन होने की वजह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, तो जो समुंदर है उसका पानी नमकीन होता है और उसको हम पी नहीं सकते, यानी कि वो इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। तो ये पहला जो पैसेज था उसके सवाल आपने देख लिए। कुछ और सवाल हैं। नेमत की जमा पूछा जा रहा है। वैसे तो नेमत की जमा नियम होती है, लेकिन नियम ऑप्शन में नहीं है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो नेमतों हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। अगला सवाल कि तंदुरुस्त का मुतजाद क्या होगा, तो तंदुरुस्त यानी कि हट्टा कट्टा, और लागर मतलब बहुत जो पतला दुबला हो। तो यहाँ पे तंदुरुस्त का जो मुतजाद होगा वो लागर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल जो है वो एक गज़ल है, उस पर मबनी है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये गालिब की गज़ल है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि शायर शेर के पहले मिसरे में किसके बर न आने की बात कह रहा है, तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं शायर कह रहा है कोई उम्मीद बर नहीं आती, यानी कि शायर उम्मीद के बर न आने की बात कह रहा है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि दूसरे मिसरे में या दूसरे शेर में शायर ने मौत के दिन को क्या कहा है, तो शायर कहता है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, तो मौत के दिन को शायर मुअय्यन बता रहा है।
अगला सवाल कि शायर को पहले हंसी किस हाल पर आती थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधे सीधे आपका जवाब मिल जाएगा कि आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, यानी कि शायर को पहले अपने हाल दिल पर हंसी आती थी। अगला सवाल ये है कि कोई सूरत नज़र नहीं आती, इस मिसरे से शायर की क्या मुराद है। तो यहाँ पे सूरत का मतलब चेहरा नहीं है। कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, यानी कि इस शेर में, इस मिसरे में आपकी जो सूरत है वो मुराद है तदबीर से, यानी कोई सूरत नज़र नहीं आती, इससे मुराद कोई तदबीर नज़र न आना है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, एक और सवाल है, यहाँ पे आपको भरना है खाली जगह को। है कुछ ऐसी ही डैश जो चुप हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जवाब मिलेगा है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ। तो यहाँ पे आपका बात भरा जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। हाल की जमा पूछा जा रहा है, तो हाल की जमा जो होगी वो अहवाल हो जाएगी। ठीक है, हाल की जमा अहवाल होगी, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब चलिए पेडागोजी के सवालात देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। छठी जमात का उस्ताद तलबा से पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अल्फाज तलाश करने के लिए कह रहा है। क्लास 6 का जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्या कह रहा है कि आप रिवर से रिलेटेड, रेन से रिलेटेड, ठीक है, पॉन्ड से रिलेटेड, ठीक है, वाटर से रिलेटेड, आप क्या कीजिए, कोई एक टॉपिक तलाश कीजिए, अलग अलग टॉपिक तलाश कीजिए। ज़ख़ीरे अल्फाज की तदरीस के लिए, यानी कि वोकैबलरी की टीचिंग के लिए कौन सी वो हिकमत अमली बना रहा है। सियाक के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज, यानी कि कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो वोकैबलरी बना रहा है, या फिर ईवीएस के मौज़ूआत वो तैयार करा रहा है, नज़रियात का ख़ात्मा, या फिर लफ्ज़ और मानी। तो अगर कोई भी टीचर किसी टॉपिक पर बहुत सारे ज़ख़ीरे अल्फाज को इकट्ठा करने और उससे मीनिंग को सर्च करने की बात कर रहा है, तो ये आपका कहलाएगा सियाक के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज, यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, संदर्भ में जो आपका शब्दकोश है वो इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल जो है वो ये है कि पढ़ने का तदरीसी तरीका किसकी वकालत करता है। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप सराहत से पढ़िए, ठीक है, या फिर ख्यालात को आप कलमबंद कर लीजिए, मुसन्निफ बनने के लिए पढ़िए। पढ़ने का मतलब ये मानी का अख्ज़ करना। पढ़ने का मतलब सिर्फ हरूफ की अदायगी नहीं बल्कि मानी को समझना भी है, इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, हिंदुस्तान में तालीम में ज़बान की पॉलिसी क्या है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, सबको पता है 3 लैंग्वेज फार्मूला है, यानी कि सह लिसानी फार्मूला, त्रिभाषाई सूत्र। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कहा यह जा रहा है कि अफसानों के एक मजमूए और दूसरी ज़बानों को आमोजिश, ज़बान की आमोजिश का माविन मवाद करार दिया जाता है, यानी कि कोई कहानियों का संग्रह है, यानी जो स्टोरीज़ हैं उनका एक कलेक्शन है, और दूसरे जो लेक्चर्स हैं उनको लैंग्वेज लर्निंग में हेल्पफुल टॉपिक माना जाता है। तो इस माविन मवाद का, यानी ये जो टॉपिक हैं जैसे स्टोरीज़ हो गए या फिर कोई लेक्चर्स हो गए, तो इन टॉपिक्स का क्या मकसद है। गहरे मुताले को फ़रोग़ देना, अखलाकी आमोजिश को यानी कि मोरल लर्निंग को डेवलप करना, या फिर तौसीई मुताले को यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग को डेवलप करना, या फिर एकेडमिक महारतों को यानी कि एकेडमिक जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना। तो यहाँ पे अफसाने और जो लेक्चर्स हैं उनको अगर हम ज़बान की आमोजिश में एक सीखने के लिए हेल्पफुल टॉपिक मान रहे हैं, तो इस टॉपिक का मकसद ये है कि हम बच्चे में तौसीई मुताले को, एक्सटेंसिव रीडिंग को डेवलप कराएं। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल ये है, देखिए बहुत छोटा छोटा लिखा है, जिस तरह से एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को दिक्कत हो रही थी ना, यहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी।
लेकिन आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे और हम इसको पढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। कहा यह जा रहा है कि उस्ताद अपनी क्लास को 4-4 के ग्रुप में बांटकर ग्रुप के हर तालिब इल्म को एक किरदार तफवीज़ करता है। टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को ग्रुप बना दिया है, 4-4 का ग्रुप बना दिया, ठीक है, 4-4 का ग्रुप बना दिया और सबको एक कैरेक्टर दे दिया, तुम बन जाओ गब्बर, तुम बन जाओ वीरू, तुम बन जाओ जय, ठीक है। और उन्हें ग्रुप में किसी एक मौजू पर तामुल के लिए कहता है, यानी कि कोई एक टॉपिक दे देता है, ठीक है। मान लो बसंती की खूबसूरती, उसको टॉपिक दे दिया गया कि अब इस पे तुम डिस्कशन करो, ठीक है, इस पे आपस में इंटरेक्शन करो। तो फिर वह हर ग्रुप को पूरी क्लास के सामने अपने किरदार अदा करने के लिए कहता है। पहले वो क्या करता है, ग्रुप बना के आपस में उनसे डिस्कशन करवाता है और फिर वो कहता है कि जाओ पूरी क्लासरूम में इसको परफॉर्म करो। तो इस सरगर्मी को आप क्या कहेंगे? क्या इसको रोल प्ले कहेंगे, स्किट कहेंगे, या फिर ड्रामा की शक्ल में पेश करना कहेंगे, या फिर तामुल कहेंगे? देखिए तामुल सबको पॉजिटिव टैग वर्ड दिखा होगा, फौरन इसी का आपने आंसर कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पे जो सही जवाब है आपका रोल प्ले है, ठीक है। किरदार दिए गए हैं और उन पे प्रैक्टिस करवा के उनको डिलीवर कराया जा रहा है पूरी क्लास में, तो इसको आप रोल प्ले कहेंगे। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि उस्ताद पढ़े हुए मतन पर बहस करने के बाद उस्ताद पढ़े हुए मतन पर बहस के बाद कहानी के खुलासे को 10 बेतरतीब जुमलों में लिखता है, ठीक है। यानी कि कोई पैसेज पढ़ता है, उसके बाद उस पैसेज की कहानी के खुलासे को 10 सेंटेंस में लिख देता है, और वो जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती है, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, बल्कि किस फॉर्म में होता है, उसकी जो तरतीब होती है, उसकी जो सीरीज होती है वो गलत होती है। और तलबा से उन बेतरतीब जुमलों को, यानी वो जो सेंटेंसेस हैं और संबद्ध जो वाक्य हैं, उन जुमलों को कहानी के मुताबिक तरतीबवार यानी कि सीरियल वाइज मुनज़्ज़म करने के लिए, संगठित करने के लिए कहता है। तो इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? ठीक है, कहानी से 10 सेंटेंस निकाला जो कि तिरछा और आड़ा बेड़ा लिख दिया, उल्टा सीधा लिख दिया, और फिर उसी जुमले से क्या कर रहा है, कहानी को तरतीबवार मुनज़्ज़म करने के लिए कह रहा है। तो ये क्या है, तो ये मतन पर मबनी कवायद का काम है, यानी कि जो जुमले, ठीक है, बेतरतीब हैं उनको पहले बच्चा तरतीब में करेगा, तरतीब में करेगा तो क्या करेगा, वो कवायद का वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना वो सही है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएगा तो सब्जेक्ट के मुताबिक उसको वर्ब लाना पड़ेगा ना, और फिर ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो ग्रामर का यूज़ करेगा ही करेगा, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए ये हम अपना जवाब बता रहे हैं, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो इसमें वेरिएशन मुमकिन है, लेकिन मैं हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ कि 100% सही जवाब बताऊँ, ठीक है। चलिए, ज़बान की आमोजिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है, ज़बान का एक अच्छा आमोजगार पढ़े हुए मतन में शामिल तमाम लफ्ज़ों के मानी जानता है। कोई एक मतन या पैसेज पढ़ रहा है, उसमें जितने भी वर्ड हैं सबकी मीनिंग जानेगा तो क्या वो अच्छा लर्नर कहलाएगा? या फिर ज़बान का एक अच्छा आमुज़गार पढ़े हुए मतन के मानी व मफ़हूम और ख़यालात को समझता है, यानी कि जो पैसेज बच्चा पढ़ता है उसकी मीनिंग भी समझता है और फिर उसमें कौन सा सेंट्रल आइडिया है वो भी समझता है, तो क्या वो एक अच्छा लर्नर है? या फिर एक अच्छा ज़बान का एक अच्छा आमुज़गार ज़बान के सभी उसूल को जानता है, सभी रूल्स जानता है, तो क्या वो अच्छा है? या फिर ज़बान के अच्छे आमुज़गार को ज़बान के सारे उसूलों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। सिर्फ वोकैबलरी जानने से और सिर्फ रूल जानने से आप अच्छे लर्नर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। आप एक अच्छे लर्नर तभी कहलाएंगे जब आप मतन के मानी और मफहूम और ख़यालात को समझेंगे, यानी कि ज़बान के हवाले से जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है,
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कूट दिख रहा होगा, तो दूसरा तो सही है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका पहला भी सही है, ठीक है। अगर इन चारों ऑप्शन में ये नहीं दिया होता तो आपका जवाब बिला शुभाव भी होता, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि ये भी सही है, ठीक है। अच्छा जो लर्नर होगा वो क्या करेगा, वो मतन के माने भी, मतन में जो वर्ड है उनके माने भी समझेगा। तो ए और बी ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। अगर ये कूट नहीं दिया होता, कोड नहीं दिया होता, तो आप बी को आंसर करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कूट के मुताबिक आंसर करना पड़ेगा, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। एनसीएफ से रिलेटेड सवाल आ गया है, तो एनसीएफ क्या कहता है, ठीक है। एक सेकेंड मैं पहले इसको कर देता हूँ डू नॉट डिस्टर्ब पे। मैं इसको फ्लाइट मोड करना भूल गया वीडियो बनाने के से पहले। बहुत सारे लोग कॉल इसीलिए कर रहे हैं कि सर हमारा जो ये है, हमारा जो पेपर है उसका जवाब बता दीजिए। अब सैकड़ों लोग पेपर भेज रहे हैं, सबका जवाब, सबके क्वेश्चन पेपर का जवाब बताना मुमकिन नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ जो अहम अहम तारीख हैं जैसे 17 है, फिर 22, 21, 22 है, उसके बाद जो पिछली बार वो हुए थे पेपर दिसंबर में, जैसे ये 22 दिसंबर का है। तो इस तरह से हम कोशिश करके जो अहम अहम तारीख के क्वेश्चन पेपर है उनको डिस्कस करा देंगे, ठीक है। चलिए, एनसीएफ के मुताबिक मालूमात तामीर करने वाला किसे कहा गया है, ठीक है। कौमी दर्सियात खाका 2005 में नॉलेज को क्रिएट करने वाला कहा गया है बच्चों को। तो इससे क्या मुराद है, बच्चे नॉलेज को खुद से क्रिएट करते हैं, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो तलबा नज़रियात की तामीर, अपने नज़रियात की तख्लीक की खातिर हुनरमंदी का मुजाहरा करते हैं और अपने हम जोलियों से तामुल और तस्दीक करते हैं। ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायरी की क्लास में दर्ज झेल में से किस पर बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो ऑफिशियल जब आंसर की आएगी तो इसका हम 100% श्योरिटी से जवाब देंगे, लेकिन मेरे मुताबिक से यहाँ पे आलाते शेर होना चाहिए, क्योंकि नज़्म का मौजू और ख्याल इस पर बहस होनी ही चाहिए, काफ़िया बंदी पर भी होनी चाहिए और ग्रामर पर भी होनी चाहिए, ठीक है। अब ग्रामर या फिर आलाते शेर, इन दोनों में कोई एक आंसर हो सकता है, बाकी 100% श्योरिटी के लिए हमें ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बतौर हिकमत अमली कसीर लसानियात से क्या मुराद है। कसीर लसानियात को एज ए स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। स्कूल में बहुत सी ज़बानों की तदरीस हो, या फिर तमाम तलबा को मादी ज़बान की तदरीस और आमोज़िश, या फिर ज़बान की तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल, या फिर तलबा को गैर मुल्की ज़बान सीखने के काबिल बनाना। तो कसीर लसानियात का मतलब है बहुत सारी ज़बानें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी ज़बानें पहले वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कौन भाई कॉल कर रहा है, आपका नंबर यूट्यूब पे चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, देखिए सवाल में ये कहा जा रहा है कि उस्ताद 300 अल्फाज पर मुश्तमिल एक इक्तबास का इंतखाब करता है और इक्तबास का हर 7वां लफ्ज़ छोड़ देता है। एक पैसेज टीचर लिख रहा है और पैसेज में हर 7वां लफ्ज़ वो छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे, तो इसको आप क्लोज टेस्ट कहेंगे, ठीक है। ऐसा सवाल मैंने कराया था मैराथन में। अच्छा बताइए, मैराथन में जो 3 मैराथन मैंने कराई थी उसमें से कितने सवाल फंसे हैं, आपको कमेंट करके बताना है। मैं सब डिस्कस करा रहा हूँ, सभी सवाल जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंसे ज़रूर हैं। यहाँ पे ये क्लोज टेस्ट आपका सही जवाब होगा। कुछ लोग खाली जगह पुर करना क्लोज टेस्ट के बदले पिछले साल जो क्वेश्चन आया था उसका जवाब बता रहे थे, तो आपको गुमराह बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे क्लोज टेस्ट बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, ज़बान
एक ज़बान के बोलने वालों में दूसरी ज़बान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है। जैसे आप उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू में हिंदी और अंग्रेज़ी के अल्फाज का इस्तेमाल ये आम बात है। तो इसे आप क्या कहेंगे? तो इसे आप लैंग्वेज ट्रांसफ़र कहेंगे, ज़बान की मुंतकली यानी कि भाषा अंतरण कहा जाएगा इसे। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ज़बान की आमोजिश के लिए बतौर हिकमत अमली कहानी सुनाने का मतलब क्या है? अखलाकियात यानी कि मोरालिटी की तदरीस। ज़बान को उस्ताद को कहानी ज़बानी याद करने के काबिल बनाना, तलबा को कहानी पढ़ने के काबिल बनाना, तलबा को ज़बान के साथ शरीक करना। तो अगर ज़बान की आमोजिश के लिए आप बतौर हिकमत अमली कहानी सुना रहे हैं, स्टोरी एज ए स्ट्रेटजी आप सुना रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप बच्चों को ज़बान में क्या कर रहे हैं? बच्चों को ज़बान के साथ शरीक कर रहे हैं, यानी कि बच्चों को भाषा से अच्छी तरह से वो परिचित करा रहे हैं। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, अखलाकियात नहीं होगा। जब कहानी को बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल किया जाता है तो कहानी जो है वो एक इकाई के तौर पर काम करती है, यानी कि वो तलबा के साथ साथ रहती है, यानी कि तलबा को ज़बान के साथ शरीक करना ही बतौर हिकमत अमली कहानी सुनाने का मकसद है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल है कि ज़बान के हवाले से कौन दुरुस्त है? तो ज़बान जो है वो निज़ाम मुनज़्ज़म है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए, 7वीं जमात का उस्ताद पढ़े गए मतन के कवायदी मश्क की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कराता है। यानी कि एक क्लास 7 का टीचर है, जो पैसेज बच्चे पढ़े हुए हैं उनकी ग्रामेटिकल एक्सरसाइज की तरफ बच्चों के ध्यान को आकर्षित करता है और हकीकी ज़िंदगी जैसे हालात से, यानी कि रियल लाइफ जैसे सिचुएशन से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चों को देता है। उन्हें ग्रुप में इस पर बहस करने यानी कि डिस्कस करने और कवायदी मश्क के उसूल मालूम करने के लिए कहता है। तो इसे आप क्या कहेंगे? सियाक में कवायद, मतन में कवायद, आमुज़गार के साथ यमला या फिर तर्जुमा में कवायद। तो इसे कहा जाएगा सियाक में कवायद, यानी कि ग्रामर इन कंटेक्स, जिसे आप संदर्भ में व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हमने 22 दिसंबर सन 2021 को उर्दू सीटेट में जो 30 सवाल पूछे गए थे उनको आज डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये भी लिख दीजिए कि हमारे जो तीनों मैराथन क्लासेस हैं उनसे कितने सवाल फंसे हैं। थैंक यू वेरी मच।